राजनीति संभावनाओं का खेल है। कभी कभी परिवर्तन के बलबूते सियासत भी बदल जाती है। चुनाव में पार्टियां उसी प्यादे को सियासी शतरंज में उतारती हैं जो वजीर बन जाए। राजस्थान के रण में कई नेता जीत का प्रण अभी से ले चुके हैं और पार्टियां भी जोड़ तोड़ की जिताऊ रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। हमारी खास पेशकश राजनीति में आपका स्वागत है। पूर्वी राजस्थान का अहम राजनीतिक हिस्सा सवाई माधोपुर। भरतपुर संभाग में 2018 के चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, लिहाजा इस बार बीजेपी की नजर पूर्वी राजस्थान पर जमी हुई। बीजेपी ने यहीं से विजय का संकल्प लिया। सवाई माधोपुर का नाम आते ही दिमाग में एक तरफ तो त्रिनेत्र गणेश जी की तस्वीर आ जाती है, तो दूसरी तरफ बाघों की अटखेलियां सामने आ जाती है। सवाई माधोपुर को राजा हटी मीर की धरती कहा जाता है और चौहान वंश के अंतिम शासक हमीर सिंह के शासन को विजय गाथा के रूप में लिखा जाता है। सवाई माधोपुर के अमरूद और गंगापुर सिटी का खीर मोहन भले ही मिठास घोलता हो, लेकिन यहाँ की सियासत इतनी मीठी नहीं है। और जहां बात राजनीति की हो तो सियासत भी करवट बदलती रहती है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और पार्टियां जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स में जुटी हुई हैं। हाल ही में सवाई माधोपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक भी हुई और यहीं से जीत के संकल्प के साथ बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है। बीएल संतोष, वसुंधरा राजे सहित तमाम कोर ग्रुप वहां मौजूद रहा। उनकी मौजूदगी में परिवर्तन यात्राएं निकालने की रणनीति भी बनी। कभी वसुंधरा राजे से कटे कटे रहने वाले किरोड़ी मीणा भी राजे के साथ त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने पहुंचे। टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट में बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया सांसद हैं, जिनके बारे में हमने विस्तार से पिछले एपिसोड में आपको बताया था और वो अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। लेकिन कई वादे ऐसे हैं जिनको सांसद ने अभी तक पूरा नहीं किया। पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, लिहाजा ईआरसीपी का मुद्दा इस बार हावी रहने वाला है और चुनाव में भी इसका मुद्दा उछलेगा ही उछलेगा। ये वो जिला है जहां से अशोक गहलोत के 2 सलाहकार आते हैं। सवाई माधोपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। एक सीट पर निर्दलीय विधायक, यानी 2018 के चुनाव में बीजेपी का सवाई माधोपुर में खाता तक भी नहीं खुल पाया। कहा जाता है कि सवाई माधोपुर से जिस पार्टी का विधायक होता है, राज्य में सरकार अक्सर उसी पार्टी की होती है। वर्तमान सरकार में सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार पिछले 4.5 सालों से खासा चर्चा में रहे हैं। चाहे वो मानेसर एपिसोड हो, 25 सितंबर की घटना हो या भारत जोड़ो यात्रा, इस गुट से इस गुट का सफर तय किया है उन्होंने। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। प्रमुख व्यक्ति रहे, अभी मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और पूरा ध्यान अपना इलाके में लगाया हुआ है। सलाहकार विधायक का दमखम इस बात से पता चलता है कि खुद सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर दानिश अबरार नहीं होता तो मैं आज मुख्यमंत्री भी नहीं होता। दानिश की माताजी यास्मीन अबरार भी विधायक रह चुकी हैं। पिता अबरार अहमद साहब कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। अब बात कामकाज और जमीनी हकीकत की कर लेते हैं। लोगों का मानना है कि पिछले 50 सालों में ऐसा काम सवाई माधोपुर में नहीं हुआ और जनता के बीच में पीने के पानी को लेकर उत्साह भी नजर आया। एनीकट बनवाने से वाटर टेबल बढ़ रहा है और अब सवाई माधोपुर को 24 घंटे पानी मिलेगा। पानी पीने का प्याव की बात हो, शहर से गंदा नाला जो गुजर रहा था उसे कवर करवाने की बात हो, ये तमाम बातों पर लोगों ने विधायक की और उनके कामकाज की जमकर तारीफ की। ब्यूटिफिकेशन की बात हो तो भी लोगों में ये इलाका चर्चा का विषय है। 133 करोड़ का फ्लाईओवर बन रहा है और माधोपुर को पिंक सिटी जैसा पूरी झलक दे दी है। पूरा माधोपुर पिंक रंग दिया है, यानी गुलाबी बना दिया है। पूरा सवाई माधोपुर गुलाबी रंग में रंगा हुआ है और सवाई माधोपुर बदला बदला नजर आ रहा है। जमीन पर विधायक के प्रति जनता अब पॉजिटिव नजर आ रही है। अब इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निकलना था, तब के सर्वे में माहौल विधायक के पक्ष में नहीं था। जमीन पर कहें या खुद पार्टी और संगठन के लोग उनसे नाराज नजर आ रहे थे। जमीन का फीडबैक भी नेगेटिव था और जयपुर तक ये माना जाता था कि ये सीट कांग्रेस दोबारा नहीं निकाल पाने की स्थिति में है। लेकिन फिर खुद विधायक ने पिछले 4 से 6 महीनों में
जमीन पर अपने दौरे, अपनी मौजूदगी बढ़ाई। दरअसल इस सीट पर खुद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि यहां पर कांग्रेस 1 साल पहले तक अच्छी स्थिति में नहीं थी। विधायक के लिए एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। फिर विधायक ने अपने विधानसभा में घूम घूम कर, घर घर जाकर माहौल बदला, नाराज लोगों से बैठकर बात की, खुद के द्वारा किए गए कामों को जनता के बीच लेके गए। तो इस सीट पर हार जीत की तस्वीर पिछले 4 से 6 महीनों में बदल दी गई। जयपुर हो या दिल्ली हो, सबके पास इलाके का अब मजबूत फीडबैक पहुंचने लगा है। यहां तक कि हमने जब विरोधियों तक से संपर्क किया तो दबी जुबान में उनका भी मानना है कि ये सीट अब कांग्रेस के लिए मजबूत सीट है और कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। लेकिन किन किन हालात में मजबूत नहीं है वो भी आपको आगे बताएं। दरअसल इस इलाके में विकास से ज्यादा जातिवाद हावी है। इसी वजह से विधायक ने जातिवाद को मैनेज करने की पूरी कोशिश और रणनीति बना ली है। एससी, एसटी और माइनॉरिटी वोट बैंक पर पकड़ जमा ली है। जिला प्रमुख हो या प्रधान मीणा समाज से बना दिए गए हैं। लेकिन इसका कितना फायदा मिलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 4 मुद्दे जिस वजह से ये सीट कांग्रेस के पाले में आने से अटक सकती है। पहला, गुर्जरों की भारी नाराजगी। दूसरा, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय विधायक के लिए हो सकता है अगर किरोड़ी मीणा यहां से चुनाव लड़े। मन तो उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने का पक्का बना लिया है, समर्थक पीछे पड़े हुए हैं और खुद मीणा साहब भी अपनी राजनीतिक जीवन का ये आखिरी पारी सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे तो किरोड़ी मीणा इस सीट के अलावा टोडा भीम और महुआ से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनके समर्थक सवाई माधोपुर से ही चुनाव लड़वाने की जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे में चुनाव बहुत रोचक तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की सरकार के खिलाफ पिछले 4.5 साल से जमीन पर हर मुद्दे पर मोर्चा खोलने वाले किरोड़ी मीणा को अपनी मनपसंद सीट से टिकट मिल पाएगी? क्या दिल्ली उन्हें सवाई माधोपुर से टिकट देगी? क्योंकि उनके इस रास्ते में उन्हीं की पार्टी के कई बड़े लोग जो हैं, पार्टी के जो नेतृत्व है, रोड़ा बनकर खड़े हो सकते हैं, जिसकी संभावनाएं भी काफी प्रबल है। और वजह है कि किरोड़ी मीणा अकेले भाजपा के प्रदेश संगठन से ज्यादा धरने और आंदोलन कर चुके हैं, जिसकी वजह से प्रदेश संगठन और कहीं ना कहीं संघ उनसे खिंचा रहता है। एक किस्सा जो मीणा साहब के समर्थकों ने मुझे सुनाया वो मैं आपको सुना देती हूँ। बड़ा रोचक किस्सा है। दरअसल मीणा साहब तो डॉक्टर हुआ करते थे, बाइक पे चला करते थे, लेकिन वो आंदोलनकारी में कैसे तब्दील हुए या राजनीति में कैसे आए, उसका एक ये रोचक किस्सा है जो मैं आपसे साझा करती हूँ, जिसका श्रेय वो भैरव सिंह शेखावत जी को देते आए। डॉक्टर किरोड़ी मीणा हालांकि उनका राजनीतिक गुरु मानते हैं और अब राजनीति में आने के लिए भी भैरव सिंह शेखावत ने उनको कहा। वो पहले मना करते आए कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन भैरव सिंह शेखावत ने उन्हें चुनाव लड़वाया। भैरव सिंह शेखावत साहब जनता पार्टी से, महुआ से चुनाव लड़वाने के लिए उनको कहा। पहले वो नहीं माने और बाद में वो तैयार हो गए। बहुत कम मार्जिन या कह सकते हैं कि अंतर के साथ वो चुनाव हार गए। लेकिन फिर एक दिन मंडावर थाने में बकरी चोरी का एक मामला आया। किसी एक गरीब व्यक्ति ने किरोड़ी मीणा से बकरी चोरी की शिकायत की। मीणा साहब के अंदर वो छुपा हुआ आंदोलनकार जो है वो जाग गया। गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए वो मंडावर पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प भी हो गई, यहाँ तक कि फायरिंग तक भी शुरू हो गई, जिसमें किरोड़ी मीणा बाल बचे। फिर उसके बाद उन्होंने भैरव सिंह शेखावत को फोन किया और किरोड़ी मीणा ने तमाम बातें उनको बताई और घटना की जानकारी भी भैरव सिंह शेखावत ने उनसे ली। कहा कि कितने लोग इकट्ठे कर सकते हो, भैरव सिंह शेखावत ने किरोड़ी मीणा से कहा। तो किरोड़ी मीणा ने तपाक से कहा कि 30,000। इतना सुनकर शेखावत जी ने कहा कि मैं कल आ रहा हूं, आप तैयारी करें। और दूसरे दिन 24 विधायकों के साथ जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। फिर मामला उस हद तक पहुंचा और इंसाफ भी किया गया। तब से किरोड़ी मीणा के अंदर वो आंदोलनकारी राजनीति का पैशन जग गया, जिसका श्रेय वो भैरव सिंह शेखावत जी को आज भी देते हैं। सवाई माधोपुर में भी सीमेंट फैक्ट्री का एक आंदोलन था जो डॉक्टर मीणा का बड़ा आंदोलन था, जिसमें किरोड़ी मीणा के सिर पर पुलिस की लाठियों से चोट आई, जो आज बीमारी का रूप भी ले चुकी है। आज भी पुलिस की लाठियों की चोट से किरोड़ी मीणा
का वो दिन जब याद आता है तो आज भी ये जिक्र होता है कि अभी भी किरोड़ी मीना को चक्कर आ जाते हैं। उनकी अस्वस्थ होने का बड़ा कारण वो आंदोलन भी रहा है। अब विधायक के पक्ष में भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहला, जमीन पर विकास के काम। दूसरा, कांग्रेस में कोई और चेहरा ना होना, कोई और दावेदार ना होना। तीसरी बड़ी बात है कि SC, ST माइनॉरिटी वोटर्स पर जबरदस्त पकड़। और चौथी कि अशोक गहलोत से नजदीकी है। और पांचवी, जो सबसे बड़ा कारण है, भारत जोड़ो यात्रा से अब तक राहुल गांधी और दिल्ली के सर्कल में उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, जो एक सबसे बड़ा कारण है कि उनकी टिकट, उनकी दावेदारी को कोई भी हिला नहीं सकता। दानिश अबरार एक बार फिर प्रबल दावेदार हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि दानिश अबरार की नज़र तो 2024 के चुनाव पर भी। अब बात करें बीजेपी की तो प्रत्याशियों की एक लंबी फहरिस्त है। पूर्व विधायक आशा मीणा तैयारी में जुटी हैं। पिछले 5 सालों से जमीन पर सक्रिय भी नजर आई हैं। पिछली बार दानिश अबरार से हार गई थी, लेकिन अभी वो एक बार फिर जबरदस्त दावेदारी जता रही है। लेकिन माना जाता है कि अगर वो चुनाव में उतरती हैं तो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मीणा वोट बैंक को एकजुट कर पाएंगी, या यूं कहा जाए कि बीजेपी के दूसरे मीणा नेता उनको जिताने की मदद करेंगे या नहीं। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, और जिसका फायदा कांग्रेस विधायक को आसानी से मिल सकता है। फिर नाम आता है बीजेपी से नरेंद्र सिंह का, जो दावेदार की सूची में शामिल है। यहीं पर एक और बड़ा नाम आता है जो रॉयल परिवार की सदस्य हैं, दिया कुमारी। उनका पूर्व विधायक रह चुकी हैं, लेकिन दिया कुमारी से जुड़े लोग मानते हैं कि दिया कुमारी अब इस बार इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। कहते हैं कि पिछली बार भी इस सीट पर ट्रायंगल रहा और जिसकी वजह से वो चुनाव जीत गई थी, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति बनती नहीं नजर आ रही है। फिर भी अगर वो चुनाव में उतरती हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर नजर आई। बीजेपी से जयपुर ग्रेटर मेयर सोमैया गुर्जर का भी नाम मैदान में नजर आया। कुछ दावेदार आरएसएस के दम पर और कुछ अपने तरीके से अपना टिकट पक्का मान बैठे हैं। बीजेपी के दावेदारों में भवानी सिंह मीणा, जिनको आरएसएस सपोर्ट कर रहा है, करीब आधा दर्जन से अधिक लोग विधानसभा सवाई माधोपुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें एक नाम दीपक मीणा का भी है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और किरोड़ी मीणा के समर्थक भी माने जाते हैं। इस सीट को लेकर एक और बेहद खास बात आपको बता देते हैं। लोगों का ये कहना है कि अब तक के इतिहास में कोई भी विधायक दोबारा जीतकर विधानसभा में नहीं गया। इसमें एक बात यह भी निकलकर सामने आई है कि 1984 में मोतीलाल मीणा ने चुनाव लड़ा था, जो जीतकर विधानसभा चुनाव में गए थे और विधानसभा पहुंचे थे, और उसके बाद 1989 में फिर से विधानसभा की जनता ने मोतीलाल मीणा को विधानसभा में भेजा था। ऐसे में सिर्फ मोतीलाल मीणा ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 बार एमएलए बनने का उनको मौका मिला। उसके बाद से आज तक कोई भी व्यक्ति दोबारा एमएलए नहीं बन सका। अब बात करेंगे गंगापुर सीट की। गंगापुर सीट से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा हैं और रामकेश मीणा का भी गहलोत सरकार को समर्थन मिला हुआ है। हाल ही में गहलोत ने गंगापुर को जिला भी घोषित किया है। दरअसल इस इलाके में विकास से ज्यादा जातिवाद का मुद्दा हावी नजर आता है। फिलहाल अभी रामकेश मीणा मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, लेकिन धरातल पर काम बिल्कुल भी नजर नहीं आया। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने गंगापुर को जिला घोषित कर दिया, जो उनकी सबसे पुरानी मांग थी। अब कांग्रेस हो या फिर रामकेश मीणा, दोनों वोट बैंक बटोरने की जुगत में लगे हुए हैं। एक मुंह कालका रेल अंडरपास बनवाने का काम शुरू हो गया है, और जिसकी वजह से विधायक को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आया। वैसे जिला भले ही गंगापुर को बना दिया गया है, लेकिन विकास के लिए आज भी तरस रहा है। पानी और चिकित्सा से संबंधित सुविधाओं से जनता परेशान दिखी। चुनाव में कांग्रेस समर्थित विधायक होने के बाद भी भरतपुर संभाग की एकमात्र गंगापुर नगर परिषद में भाजपा अपना बोर्ड बना गई। पंचायत समिति में भी भाजपा का ही प्रधान काबिज हुआ। कांग्रेस से रामकेश मीणा दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन रामकेश मीणा की राह आसान नहीं नजर आ रही। और 2008 में भी बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस को समर्थन दिया था। उसके बाद 2013 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं मिल पाई।
महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष वंदना मीणा रामकेश के टिकट की राह में रोड़ा बन सकती हैं। वंदना मीणा आरपीएससी के पूर्व सदस्य सुरजीत मीणा की पुत्रवधू हैं, तो बीजेपी से पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर पूरा जोर लगा रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व बदलने के साथ ही मानसिंह गुर्जर भी आए दिन पाला बदलते देखे जा रहे हैं। करीब 30 साल से सक्रिय सीएल सैनी भाजपा से टिकट की जुगत में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है और कांग्रेस के सर्वे के आधार पर अभी भी रामकेश मीणा का नाम दावेदारी में सबसे आगे है, जिसकी वजह से रामकेश मीणा का, और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि रामकेश मीणा का एससी माइनॉरिटी वोटर्स पर पकड़ होना, और वो खुद एसटी वोटर्स पे अपनी पकड़ रखते हैं, उसी से समाज से वो आते हैं। यही वजह है कि उनका नाम दावेदारों में सबसे आगे है। लेकिन जनरल वोटर्स में उनकी पैठ बिल्कुल नहीं है, और अगर समीकरण बिगाड़ने के लिए जमीन पर उतर सकती है भीम आर्मी पार्टी, जो ऐसी वोटों को डाइवर्ट कर सकती है, उसका डाइवर्जन कर सकती है और समीकरणों को खराब कर बिल्कुल सकती है। ऐसे में भीम आर्मी पार्टी ये बन पूरी तरीके से बना चुकी है। तो अब बात करेंगे बामनबास सीट पर। बामनबास सीट पर चुनाव इस बार काफी रोचक नजर आएगा। बौली और बामनबास उपखंड क्षेत्र को मिलाकर ये पूरा बामनबास विधानसभा क्षेत्र बना है, और जिसमें हमेशा क्षेत्रवाद की राजनीति हावी रही है। बामनबास बनाम बौली नजर आता है। अब तक हुए विधानसभा चुनाव में अमूमन तौर पर बामनबास क्षेत्र के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। पिछले चुनाव में इंदिरा मीणा को कांग्रेस का टिकट मिला था और बौली क्षेत्र का होने के चलते उन्हें जीत मिल गई थी। इस बार फिर से बामनबास क्षेत्र का प्रत्याशी ही बाजी मार सकता है। इंदिरा मीणा को हाल ही में कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव बना दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें दोबारा मौका मिलने में शायद कोई तकलीफ हो सकती है। क्षेत्र में विकास के कार्य ना के बराबर नजर आए हैं। इलाके की जनता के अंदर काफी नाराजगी जमीन पर दिखी है और विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आई। भले ही अब विधायक ने डैमेज कंट्रोल करना, नाराज लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू कर दिया है, लेकिन इलाके के अंदर बजरी का एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर विधायक लॉ एंड ऑर्डर प्रभावी रूप से मैनेज न कर पाना भी लोगों के बीच एक बड़ी वजह है नाराजगी की, एक बड़ी वजह है चर्चा की। पानी का एक मुद्दा है जो जनता के बीच नाराजगी का बड़ा मुद्दा नजर आया, और इस मुद्दे पर जनता ने खुलकर विधायक को लेकर बयानबाजी भी करी। अगर शाम के 6 बज जाए उसके बाद बामनबास बौली में आने जाने का साधन भी नहीं मिलता। इलाके की जनता ने रोजगार के मुद्दे को भी उठाया और पलायन के मुद्दे को भी उठाया कि घर के बच्चों को जयपुर या दूसरी जगह जाकर काम करना पड़ता है, यहाँ पर रोजगार ठप है। कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा या फिर उनके किसी परिजन जैसे नवल किशोर मीणा को टिकट मिल सकता है, और नवल किशोर मीणा यहाँ पर प्रमुख दावेदारों में से एक नाम बताया जा रहा है। कांग्रेस किसी युवा चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। वहीं अगर बात भाजपा की करें तो पार्टी के लिए काम कर रहे केदार मीणा और दौसा सांसद जसकौर मीणा की पुत्री अर्चना मीणा मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। केदार मीणा बामनबास क्षेत्र के निवासी हैं और लगातार पार्टी के लिए संघर्षरत रहे हैं। हाल ही में भाजपा की विजय संकल्प बैठक की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी दी गई थी। पूर्व एमएलए कुंजीलाल मीणा के पुत्र राजेंद्र मीणा दावेदारी जता रहे हैं। हाल ही में अपनी पत्नी को उप प्रधान बनवाया। ये बीजेपी से सक्रिय दिख रही हैं और डॉक्टर ममता मीणा युवा चेहरे के रूप में दावेदारी जता रही हैं। फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि बामनबास को ब्यूरोक्रेट्स की खान कहा जाता है, और ब्यूरोक्रेट्स की खान से किस पार्टी को जीत मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक और रोचक किस्सा जो जमीन पर हमें जांच पड़ताल के दौरान निकल कर आया है, जो किस्सा वो मैं आपसे साझा करती हूँ। मैंने पिछले एपिसोड में देवली उनियारा की सीट पर विस्तार से चर्चा की थी, जहां पर विधायक हरीश मीणा है और उनकी अच्छी पकड़ भी है और आगामी चुनाव में उनके जीत के आसार भी काफ़ी हैं। उनको दोबारा टिकट वहां से कांग्रेस दे सकती है। ये तमाम बातें हमने पिछले एपिसोड में की थी, लेकिन जब हम बामनबास पहुंचे तो वहां पे एक और किस्सा निकल कर आया, और वो ये था कि हरीश मीणा बामनबास से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट जो है वो सुनने में आई। वजह है कि हरीश मीणा बामनबास के निवासी हैं और यहाँ एक बार वो चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। और इसमें खास बात यह है कि चुनाव लड़ने का जिक्र
कांग्रेस से नहीं, बीजेपी से हो रहा है। आपको याद होगा कि वो पहले बीजेपी से दौसा के सांसद थे, फिर देवली उनियारा से विधायक बने, सचिन समर्थक हैं। अब आगे वो कहां से चुनाव लड़ते हैं, ये आने वाला वक्त या फिर कह सकते हैं कि आने वाले 60 दिन में इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जमीन पर ये किस्सा कि वो बीजेपी से बामनबास से चुनाव लड़ सकते हैं, ये किस्सा बहुत ज्यादा विश्वसनीय सूत्रों के बीच से निकल कर आया है। अब बात करेंगे खंडार विधानसभा सीट की, जहां पर कांग्रेस का कब्जा है। अशोक बैरवा वर्तमान में विधायक हैं, पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अशोक बैरवा इस बार वो दमखम नहीं दिखा सके जो पिछली बार दिखाया था। 2013 में भाजपा से जीते जितेंद्र गोठवाल संसदीय सचिव बनाए गए थे। एससी आरक्षित खंडार सीट पर कांग्रेस को फतेह हासिल करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। नंबर गेम होने के बावजूद कांग्रेस विधायक अशोक बैरवा अपने बेटे संजय बैरवा को पंचायत समिति का प्रधान तक नहीं बनवा सके। कांग्रेस से ही इस बार उनके रिश्तेदार और युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष बैरवा पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। अशोक बैरवा इस सीट से 3 बार जीत चुके हैं और धरातल पर विकास के काम नहीं हुए जनता की इस पर नाराजगी दिखी भी, और ये उनको भारी भी पड़ सकती है। लोगों में भारी नाराजगी है, जनता में विधायक के प्रति जमीन पर कोई उत्साह नहीं दिखा और इस बार किसी नए चेहरे की उम्मीद में जनता नजर आ रही है। इस बार अशोक बैरवा का टिकट कट सकता है और कांग्रेस किसी नए चेहरे पर दांव भी लगा सकती है। बीजेपी की बात करें तो जितेंद्र गोठवाल दावेदारी जता रहे हैं, प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और इसकी एक वजह और है। वजह यह है कि जितेंद्र के भाई भूपेंद्र कोटवाल भाजपा के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिल्ली में बड़े नेताओं में उनकी अच्छी पैठ बताई जा रही है। इसके इतर विरोधियों का मानना है कि प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद टिकट मिलने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। अब रिटायर्ड अधिकारी जेपी वर्मा भी पूरा दमखम, पूरा प्रयास कर रहे हैं। कमलेश जेलिया पूर्व नगर पालिका चेयरमैन भी तैयारी में जुटे हुए हैं। भले ही एक वोट और एक सीट के लिए जंग अभी शुरू होने में वक्त है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने चुनाव समिति के गठन कर लिया है, ऐलान हो गया है, डोटासरा को कमान मिल गई है और उनके साथ 29 दिग्गज जिनको क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण के लिहाज से उसमें शामिल कर लिया है। देखिए, चुनाव जीतने और हारने में जो फासला है, मेहनत के अलावा सही प्रत्याशी का होता है। कांग्रेस ने अपनी इस सूची को जारी करने के बाद ये तो तय कर लिया है कि कर्नाटक के तर्ज पे अब जल्द ही अगले सितंबर के मिड तक उन प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया जाएगा जिन पर कंसेंसस है और जो जिताऊ है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस ने वो नाम भी तय कर लिए हैं जिनके लिए सर्वे का फीडबैक नेगेटिव है और वहीं बीजेपी लगातार इस चुनावी रण में, जिसको चुनावी रणनीति बहुत अच्छे से आती है, वो तैयार हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता की तरह लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। आने वाले समय में चाहे टिकट वितरण हो, चाहे जो कार्यकर्ता का काम हो और चाहे फिर दिग्गज नेताओं का रेड कारपेट हो, बॉम्बिंग हो, लगातार दौरे हो, वो आपको देखने को मिलेंगे। आज राजनीति में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए जिले की चर्चा के साथ। नमस्कार।